क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास का सबसे पहला टॉपिक है, यानी कि हमारा ये नया चैप्टर शुरू हो गया है। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम अपने भारत के संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में ऐसी क्या खास बात है कि ये दुनिया में सबसे अलग माना जाता है। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लिखित और बड़ा। देखिए, हम भारत के संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं, हम इसमें डीपली भी पढ़ेंगे, लेकिन हम सबसे पहले थोड़ा मोटा मोटा पढ़ लेते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, उसमें अलग बातें क्या हैं। लिखित और बड़ा। भारत में संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो अमेरिकी संविधान के बराबर है। यानी कि सबसे पहले लिखित और बड़ा, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है जो अमेरिकी संविधान के समतुल्य है या बराबर है। यानी कि हमारे संविधान को अमेरिका के संविधान के बराबर वैल्यू दी गई है और यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो लागू होने के समय में इसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और कितनी 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में यानी कि वास्तविकता में कितनी है, अब रिसेंटली में कितनी है, तो रिसेंटली में एक प्रस्तावना है, 465 अनुच्छेद हैं जिन्हें संख्या में अभी तक 395 ही माना गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि रियल फिगर क्या है तो 465 है, लेकिन अभी तक के काउंटिंग में 395 ही ली गई है। इसमें 25 भाग हैं, लेकिन अभी तक संख्या में 22 ही माने गए हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो आपको समझ में आया, जो हमारा रिसेंटली में संविधान है उसमें एक तो प्रस्तावना है, 465 अनुच्छेद है जो अभी तक 395 ही माने जाते हैं, 25 भाग हैं जो संख्या में 22 माने जाते हैं, 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसको वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान को क्या कहा जाता है, तो वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। तो ये आपका पहला टॉपिक था, लिखित और बड़ा। लिखित और बड़े में सिर्फ ये था कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसकी जटिलता के कारण इसको वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है और इसमें कुछ फिगर दी हुई है जो मैंने आपको बता दी है। अब इसमें आता है प्रस्तावना। संविधान की शुरुआत एक उत्कृष्ट प्रस्तावना से होती है जिसमें जनता की भावनाएं लिखी हुई हैं। यानी कि जो हमारी प्रस्तावना है वो पब्लिक पे डिपेंडेड है, हमारे भारतीय लोगों पे डिपेंड है कि हमारे भारतीय लोग किस तरह की संविधान चाहते थे या उनकी इच्छाएं कैसी हैं अपने कानून और अपने संविधान को लेकर। संविधान निर्माताओं के विचार को जानने के लिए प्रस्तावना एक कुंजी की तरह काम करती है। आपसे अगर ये डीपली में लिया जाए कि यानी कि जो हमारे संविधान को बनाने वाले थे उनके विचारों को समझने के लिए, उनके विचारों को जानने के लिए यह एक कुंजी की तरह काम करती है। फिर उसके बाद है सहप्रभुता संपन्न राज्य। सहप्रभुता क्या होता है, आपको ये कंफ्यूजन होगा कि सहप्रभुता होता क्या है। सहप्रभुता संपन्न राज्य उन्हें कहते हैं जो अपने देश और विदेश नीतियों का नियंत्रण खुद करते हैं, इनका बाह्य शक्तियों पर दबाव नहीं होता है। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर हमें अपने घर में किसी को फैसला लेना है, देखिए सहप्रभुता का सिंपल सा मुद्दा ये है कि अगर हमें अपने घर में कोई फैसला लेना है तो वो फैसला कौन लेंगे, हमारे फादर या ग्रैंडफादर लेंगे। कोई बाहर का बंदा तो वहाँ पे हमारे निर्णय नहीं लेगा। सिमिलर सी बात की, अगर हमारे देश में कोई काम होना है, हमें कोई रूल बनाना है, हमें कोई रेगुलेशन बनाना है, तो हम उसमें खुद की सुनेंगे। बाहर की कोई भी नीति या बाहर विदेश का कोई भी मेंबर हमारे में मुद्दों में दखल अंदाजी नहीं दे सकता है। तो सहप्रभुता का मतलब है अपने निर्णय खुद लेना, किसी और पर निर्भर ना होना। फिर उसके बाद है भारत में सहप्रभुता किसी विदेशी शक्ति से नहीं अपितु भारत की जनता में निहित है। यानी कि हम अपने सीएम से लेकर पीएम तक सब चीजों को खुद चुनते हैं। आजादी के बाद भारत एक राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य अपनी इच्छा से हुआ था। यानी कि जो भारतीय मेंबर बना था वो देश अपनी इच्छा से बना था, किसी के दबाव से नहीं बना था। अब नेक्स्ट हम आते हैं लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। यानी कि लोकतंत्रात्मक क्या है और गणराज्य क्या है। लोकतंत्र का अर्थ भारत के शासन यानी कि राजा या पीएम भारत की जनता द्वारा चुने जाएंगे। लोकतंत्र का मतलब ये होता है, जब हम अपनी सरकार को, अपने राजा को अपनी इच्छा से चुनते हैं तो उसे लोकतंत्र कहते हैं। यानी कि जहाँ जनता के द्वारा अपना राजा या अपना शासक चुना जाता है। दूसरा आता है गणराज्य का अर्थ देश के सभी नागरिक अपनी योग्यता के आधार पर छोटे बड़े पदों पर नियुक्त किए जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है कि आप इस कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप इस जॉब को करेंगे, आप इस कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप इस जॉब को करेंगे।
या बड़ा हो। फिर उसके बाद आता है संसदीय सरकार। संसदीय सरकार क्या होती है? यह इंग्लैंड पर आधारित है, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संसदीय सरकार किस पर आधारित है, तो संसदीय सरकार इंग्लैंड पर आधारित है। इस प्रणाली में कार्यपालिका की शक्तियां जनता द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री में निहित होती है। हमारी कार्यपालिका की शक्ति किसके अंडर में रहती है? पीएम के अंडर में रहती है। संविधान में यही शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में होती है, लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के साथ ही कोई काम या निर्णय ले सकता है, अकेले वो कोई काम नहीं कर सकता है। तो सिंपल सी संसदीय प्रणाली का मतलब होता है जो संसद में काम होगा, कामकाज होगा, वो पीएम संभालेगा। इसकी रियल जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के अंदर होता है, लेकिन वो बिना मंत्रिपरिषद के अपना कोई भी काम नहीं कर सकता है। जब हम इन टॉपिकों को डीपली पढ़ेंगे तब हम आपको सारी चीजें समझ में आएगी। अभी तो सिर्फ संविधान की विशेषता के बारे में बात हो रही है कि संविधान की विशेषता क्यों इम्पोर्टेंट है, या ये हमारे भारतीय संविधान को किस तरीके से विश्व के संविधान से अलग बनाती है। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में शामिल हैं जो अमेरिका से लिए गए हैं। आप मूल अधिकार के बारे में बड़े अच्छे से जानते होंगे। ये हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में है जो अमेरिका से लिए गए हैं। निधि निर्देशक तत्व भाग 4 में है जो आयरलैंड से लिए गए हैं। आपको ये पढ़ने हैं। निधि निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं जिनका काम राज्य को कर्तव्य है, जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। निधि निर्देशक तत्व ऐसे अधिकार या ऐसे कर्तव्य हैं जो राज्यपाल या प्रधान को, जिन्हें राज्यपाल या हमारे सीएम को मानना जरूरी हो जाता है। फिर उसके बाद आता है इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो निधि निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब उसके बाद है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब होता है हमारी जजमेंट से, जज से या हमारी कोर्ट से। सबसे बड़ा कोर्ट हमारा सर्वोच्च न्यायालय होता है, और अगर राज्य लेवल पे देखें या स्टेट लेवल पे देखें तो हमारा उच्च न्यायालय सबसे बड़ा होता है। यानी कि सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय होगा और इसके बाद उच्च न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति के बराबर ही माना जाता है। अब उसके बाद है यह मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है, यानी कि ये हमारे अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का क्या होता है? रक्षक होता है, और इसे संविधान का भी संरक्षक कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि संविधान का संरक्षक कौन है, तो संविधान का संरक्षक भी सर्वोच्च न्यायालय ही होता है। उसके बाद है न्यायाधीश की नियुक्ति वेतन भत्ता या पद से हटाने पर सरकार उन पर दबाव नहीं बना सकती है। यानी कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय होता है, उच्चतम न्यायालय होता है, वो पूर्णतः अपने काम के लिए आजाद होते हैं। इन पे किसी भी सरकार की किसी की पाबंदियां नहीं चलती हैं। ये अपने हिसाब से काम करता है, इन पे किसी भी सरकार की या किसी भी व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम आगे चलते हैं। और लचीलापन दोनों है, यानी कि हमारा भारतीय संविधान कठोर भी है और कहीं कहीं लचीला भी है। कठोर क्यों है? क्योंकि इसमें संशोधन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कहीं कहीं बहुमत के आधार पर इसमें चेंजेस, छोटे छोटे परिवर्तन करने आसान भी हैं। तो हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। कठोर इसलिए क्योंकि इसमें संशोधन करने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस चलाना पड़ता है, और लचीला इसलिए क्योंकि इसमें इजीली थोड़े से परिवर्तन किए जा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है, जैसे कि एग्जाम्पल भी मैंने लिखा हुआ है, 7वां संशोधन, 42वां संशोधन, पंचायत और नगर पालिका। हमारे मूल संविधान में पंचायत और नगर पालिका का कहीं भी उल्लेख नहीं था, लेकिन ये बाद में जोड़े गए हैं। फिर उसके बाद है भारत में एकल नागरिकता है, यानी कि भारत में क्या है? एकल नागरिकता है। पहले जम्मू कश्मीर में एकल नागरिकता नहीं थी, लेकिन अब वो भी 370 हटने के बाद एकल नागरिकता हो गई है। तो ये भी आपको समझ में आया। फिर है मत अधिकार। पहले 21 वर्ष के लिए था, यानी कि मत अधिकार का मतलब वोट। आप हमारे अपने देश की सरकार चुनने के लिए पहले 21 वर्ष की उम्र का इंतजार करते थे और 21 वर्ष के बाद वोट देते थे। लेकिन यहाँ पे भी संशोधन किया गया और 61वें संविधान संशोधन से 18 वर्ष की आयु में आप मतदान दे सकते हैं या वोट दे सकते हैं। फिर उसके बाद है पथ निरपेक्ष राज्य, यानी कि यह हमारे हर देश के धर्म को, हमारा देश हर धर्म को मानने वाला है। हमारे यहाँ पे सबको आज़ादी है अपने धर्म बनाने की या अपने धर्म के हिसाब से चलने की। हमारे यहाँ पे कोई भी पाबंदी नहीं है कि आप किसी एक ही धर्म को मानेंगे, किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं। फिर है समाजवाद। समाजवाद का मतलब है सभी नागरिकों के लिए एक जैसा
न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर प्रदान करना। हमारे देश में कोई पक्षपात नहीं है, हर किसी नागरिक को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी समाज वर्ग से हो, उसे हर तरीके का न्याय, एक जैसा ही न्याय मिलेगा, एक जैसे ही अवसर मिलेंगे और एक जैसी ही प्रतिष्ठा मिलेगी, इज्जत और शान मिलेगी। फिर उसके बाद हम आते हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य पहले नहीं थे, फिर से जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन में और भाग कै में जोड़े गए हैं। मूल कर्तव्य पहले नहीं थे, अब भाग 4 में कै में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, लास्ट है त्रिस्तरीय शासन। जो हमारा भारतीय संविधान है वो त्रिस्तरीय शासन है, यानी कि 3 तरह के उसमें प्रोसेस हैं। किसी और देश के संविधान में ये चीज नहीं है, इसलिए सबसे अलग माना जाता है। जो हमारा संविधान है वो त्रिस्तरीय है, यानी कि इसमें 3 लेवल है। पहला पीएम का, दूसरा सीएम का और तीसरा आपके लोकल जो आपके चेयरमैन होते हैं, एमएलए होते हैं, उनके लिए। तो सबसे पहला आता है हमारा केंद्र। केंद्र का मतलब पीएम, जिसके अंडर हम पीएम के अंडर पे वर्क करते हैं। फिर उसके बाद आता है राज्य, जिसकी देखरेख सीएम करते हैं। और बाद में आता है स्थानीय, जिन्हें हम अपने लोकली चुनते हैं, जिन्हें हम गांव में कहें तो प्रधान, शहर में कस्बे में कहें तो हम उन्हें क्या कह देते हैं, चेयरमैन बोल देते हैं, एमएलए बोल देते हैं। तो ये थी हमारे संविधान की विशेषता। अगर आपको समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आगे का टॉपिक भी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।